वाकई आज का जो लेक्चर है ये फ्रिक्शन में बहुत खास होने वाला है, इसीलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में लगातार बने रहें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें और बेहद खास है, बेहद खास कि प्रॉब्लम कुछ ऐसे बहुत बड़ा लेक्चर ये नहीं होगा, लेकिन जितनी भी बातें आप इसमें सीखेंगे वो अपने आप में लाजवाब है। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक छोटी सी थ्योरी बची हुई है और वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन कोन आल्सो, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये बनता कैसे है, कहाँ बनता है, क्या है ये। तो सबसे पहले आप इस बात को समझें कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हर हमेशा, ये सारी थ्योरी मैंने पहले ही आपको बताई हुई है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन के कंडीशन में ये सारी बातें जनरली हम लोग चर्चा करते हैं। और आपको ये मालूम है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो एडजस्ट करता है, चेंज करता है एज पर द अप्लाइड फोर्स। लेकिन इसकी एक हद होती है, इसका एक लिमिट होता है जिसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का अपना मैक्सिमम होता है, जिसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है यहीं पर हम लोग एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू एन बोलते हैं। दिस इज द मैक्सिमम वन, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, इसी को म्यू इंटू आप एन बोलिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एन हमेशा एम जी के बराबर होगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसके और भी वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन अभी इस सिचुएशन में ठीक है ये एम जी के इक्वल है, तो ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इतना ही आएगा। मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू जिस हिसाब से हम देंगे उसी हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू सेट करेगा, बट ये लिमिट तक जाएगा, इससे अधिक ये नहीं जा सकता है। तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, पर आप इस बात को समझें कि आखिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता कहाँ पर है। व्हाट एवर विद द वैल्यू, जो भी रहे, कहा जाता है कि ये भी कांटेक्ट फोर्स है। ध्यान से सुनेंगे, ये फ्रिक्शन का फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है और ये भी कांटेक्ट फोर्स है। इसको कहा जाता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। आप समझ लें, सबसे बड़ी बात यही है। हर चीज को लिखना संभव नहीं है ऑनलाइन लेक्चर में। तो जब कभी भी जो भी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का आएगा, यह कांटेक्ट फोर्स जो फ्रिक्शन वाला है और जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, इस दोनों का एक रिजल्टेंट वैल्यू आप ला सकते हैं, बिकॉज दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों फोर्स है। तो इसको कहा जाता है रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। इसको क्या कहते हैं? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। एफ आर जो है ये कहलाता है, एफ आर को मैं बोलता हूं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। जो दोनों ही कांटेक्ट फोर्स का एक रिजल्ट बन करके आया है, जो वेक्टर रिजल्टेंट से हमारे पास प्राप्त हुआ है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की थ्योरी कहती है कि रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के साथ एंगल बनाता है, एनी वैल्यू, अगर मैं लेमडा कहूं तो यही लेमडा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं कि इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स with the normal contact। इतनी सी बात अगर आप समझ लेते हैं तो अपन का काम हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि इसका वैल्यू मैं कितना लूं, तो ये होगा एफ एस और ये होगा एन। इसीलिए
मैं लिख पाऊंगा कि 10 लेमडा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एफ एस बटा एन से। सो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 10 इनवर्स एफ एस बटा एन। ध्यान से सुनेंगे, यहीं पर तो सारा मामला है। अब ये जो लेमडा का वैल्यू 10 इनवर्स एफ एस बटा एन आया है, इस एफ एस की वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज होने का मौका देख रहे हैं तो लेमडा बढ़ेगा ना। ये कब होगा? जब आप अप्लाइड फोर्स के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो साफ सीधी बात हम लोग बोलेंगे कि एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन लेमडा मैक्सिमम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपको एफ एस बटा एन, यानी म्यू एस या म्यू इंटू एन, या एस है तो ठीक है, और बटा एन। देखिए एन से एन खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू एस के इक्वल टू, सो वो क्या लिख दे, 10 लेमडा लिखेंगे ना, 10 लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू इतना आ जाएगा। सो यहाँ से अगर आप लेमडा मैक्सिमम देखना चाहेंगे तो क्या होगा, लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा आपको कितना, म्यू 10 इनवर्स म्यू के बराबर, 10 इनवर्स म्यू एस को चाहे म्यू को जो भी वैल्यू दिया हुआ रहे। इसका मतलब यह जो वैल्यू है ना वो लिमिटिंग कंडीशन पर आया हुआ वैल्यू है। इसका ये मतलब नहीं है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा यही होगा, यह भी होगा, लेकिन इससे पहले और अगर मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम रहेगी तो भी तो एंगल बनाएगा ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, मानते हैं कि ये फिक्स है, एन फिक्स है, चूंकि एन तो एमजी से रिलेटेड है यहाँ पर एफ एस तो वेरी करेगा ना, और एफ एस वेरी करेगा तो इसका मतलब एफ एस का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू लगातार इंक्रीज करेगा, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर मैं कंक्लूजन लिखता हूं कि ये जो होता है इसीलिए लेमडा लेस देन इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू के। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम जाएगा तो यहां तक जाएगा, उससे कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसका वैल्यू उतना ही रहे। स्टैटिक फ्रिक्शन है, चेंज तो करेगा उसका वैल्यू, बट मैक्सिमम वहां तक जाएगा, 10 इनवर्स म्यू तक जाएगा, एंड उससे कम भी हो सकता है। तो छोटी सी बात थी। अब यहीं पर देखिए, आप अगर इधर देख लीजिए तो ये चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो अप्लाइड फोर्स से यह फोर्स क्या रहेगा, हमेशा काउंटर बैलेंस में रहेगा। आप दोनों को, ये भी वैल्यू तब लेमडा होगा, और आप दोनों को अगर देख लीजिए, इसको अगर मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, एक तरह का कोण मिलता है ना, यहाँ पर वर्टेक्स हुआ उसका, और ये इसको कहा जाता है फ्रिक्शन कोण। तो ये बहुत सी बड़ी बात नहीं थी, एक्चुअली एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझना था हमको, ये अच्छी बात थी। और मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि ऐसा करना है, सीखना है, और ये कोई बहुत बड़ा इशू है क्या? इससे पहले भी नीट ने इस तरह का सवाल पूछा हुआ है, आपको मैंने डिस्कस किया हुआ लास्ट वीडियो सब में, आप एक आध वीडियो पहले देख लीजिए, पक्का मिल जाएगा ये सवाल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप थीम पकड़ो, थीम पकड़ोगे और ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट अपने आप आएगा, सवाल करोगे कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा। जितने विगरस प्रॉब्लम पर आप काम करेंगे उतना बेहतर आप फिजिक्स सीखेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। बस आज देखिए, मैं आपके लिए एक और 2 प्रॉब्लम एससीवी का, बड़ा ही ढंग का प्रॉब्लम है, तो बुक को रहने दीजिए, अपनी जगह पर है, पर नाम भी इसीलिए लेते हैं कि सर का रेस्पेक्ट है। हम लोगों ने बहुत शिद्दत से उनको याद भी किया है, अभी भी करते हैं, उनके सेकेंडरी स्टूडेंट भी हम लोग रह चुके हैं, तो उनसे आशीर्वाद मिला है हम लोगों को। तो सर के बुक का नाम लिए बगैर तो फिजिक्स चलता नहीं है। इतना अच्छा लिखा हुआ है तो क्या उसकी बात करें हम लोग, और क्यों ना बात करें, ये भी बात है। बात क्या करेगा मतलब बात क्या करें, माना अजूबी बात है ये, और बात क्यों ना करें, ना करें तो फिजिक्स चले फिर कैसे। और आपको रिजल्ट लेना है तो इस बुक से आप बच नहीं सकते। मैं आपको फिर कहता हूँ, थ्योरी पढ़ने के लिए तो आप पढ़िए ही पढ़िए,
अगर थ्योरी हम लोगों से सीख लेते हैं तो हम लोग भी वहीं से पढ़ करके और ऐसे बहुत बड़े बड़े बुक्स पढ़ करके आपके सामने हैं, तो इसका बेनिफिट तो मिलेगा। पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको इससे बेहतर नॉलेज के लिए और दूसरा बुक फिलहाल प्लेटफॉर्म पर नहीं नज़र आ रहा है। बुक्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, पर इजी लैंग्वेज में जो आपके व्यवहार में उतरे, ये आपको सबसे बेहतरीन है। आप ज़रूर इस पर काम करें, और आप कहीं ना कहीं अगर बुक पर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सर का आशीर्वाद आप तक भी पहुंच रहा होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रॉब्लम का कलेक्शन इतना बेहतरीन है, और हम लोग उस फेज के रहे कि सर का जो पहला पब्लिकेशन, मतलब पहली बार ये बुक पब्लिश हुआ था, तब मैं उस समय में उस फेज में था, और मुझे पहला वॉल्यूम ही परचेज करने का मौका मिला, जो मैं आज तक रखा हुआ हूँ। और उसके बाद कितनी बार इसका रीप्रिंटिंग हुआ, पर इनका पैटर्न कुछ भी नहीं बदला। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें अगर फिजिक्स की जानकारी चाहते हैं, तो पक्की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम जो मुझे दिखा है, और मुझे लगा है कि ऐसे तो मैंने पहले भी आपको सवाल करवाया हुआ, अभी और हैं बहुत से क्लासिकल प्रॉब्लम इसके अंदर हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। बट एक छोटा सा सवाल है, छोटा तो नहीं है, अपने आप में वो सवाल कुछ मायने रखता है, और आप जरा सी लापरवाही करेंगे तो वो सवाल बनने से रहा आपको। क्या कहता है और कहाँ हम फंसते हैं, कहाँ हम उलझते हैं, इस बात को आप देखिएगा इस सवाल में, कि फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स भी कितना क्लासिकल चीज़ होता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सवाल क्या कह रहा हूँ वो सुनिए। The friction coefficient between a road and the tire of a vehicle is 4/3। तो सबसे पहली बात है कि सर का सम्मान करते हुए, ये आपको मैं प्रॉब्लम नंबर 13 है एक्चुअली आपके इस बुक में। तो कहता है 4/3 फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड में हैव सो दैट वंस हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द व्हील स्टार्ट्स स्किडिंग, the vehicle going down at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर comes या is stopped within 5 मीटर। मैं आपको समझाता हूँ सवाल, लैंग्वेज बुक है ही, आप वहाँ से भी देख लेंगे। कहता है कि एक इंक्लाइंड रोड पर आप किसी गाड़ी को चलते हुए सोच लीजिए, और सोचिए क्या कि गाड़ी जो है वो स्लो, माने मूविंग डाउन है, नीचे आ रही है। नीचे तो आ रही है, ये बात सही है। जिस समय में इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा, उस समय में इसकी वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड। और बोलेंगे कैसे, आपके बुक में दिया हुआ है कि प्रॉब्लम का जो वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी जो है लिखा है, वो है 36 किलोमीटर पर आवर, और आप समझ सकते हैं कि यही होता है 10 मीटर पर सेकेंड। आज की डेट में ये बताना नहीं है। और फ्रिक्शन भी है कि आप रफ सरफेस पर ये रोड है, और इस रोड का इंक्लिनेशन आपको यानी थीटा हमने माना, और वही इस प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेट भी करना है। थोड़ी गंभीरता से समझेंगे, प्रॉब्लम थोड़ा क्लासिकल है। और म्यू का वैल्यू इसने लिखा है कि ये 4/3 के बराबर है। अब कहता है कि जब ये गाड़ी नीचे स्टार्ट होती है, चलना शुरू करती है, तो ये गाड़ी स्लिप मारना चाहती है, लेकिन ड्राइवर ब्रेक लगाता है। कहता है वो ड्राइवर जो ब्रेक लगाता है, वो कितना भी हार्ड ब्रेक क्यों न लगा दे, इतनी तय बात है कि ये गाड़ी 5 मीटर जर्नी करने के बाद ही इस इंक्लाइंड प्लेन पर आकर के स्टॉप करेगी। यानी ये जो एस है, ये 5 मीटर का है। तो पहली दफा आपको देख करके लगता होगा कि पता नहीं सवाल इसमें यहाँ या इसमें फ्रिक्शन का क्या यूज है, भी दिया हुआ है, यूज दिया। अरे भाई साहब, इंक्लाइंड प्लेन पर आप गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी को रोकने की स्थिति में आप हैं, आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाते किस लिए हैं? और ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी जो स्टॉप होती है, गाड़ी जो रुकती है, वो मोशन का अपोज करके रुकती है ना बच्चा। और जब मोशन का अपोज करती है तो वो रिटार्डेशन जनरेट करती है, और ये फ्रिक्शन ऑब्वियसली आपको समझ करके लगता है, देख करके लगता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का टाइप है। आइए तो आखिर क्या करें।
कैसे ये सवाल बने, क्योंकि निकालना है हमको थीटा, और प्रॉब्लम में मैक्सिमम इंक्लिनेशन की बात करता है। आपको तो लगेगा कि क्या पता हमको कैलकुलस का मैक्सिमा मिनिमा वाला सवाल न्यूटन्स लॉ में, सॉरी इसी चैप्टर में हमने करवाया था, कहीं वो तो नहीं लगाना पड़ेगा। जी नहीं, उससे काम चलने वाला नहीं है, उससे पहले ही सवाल हमारा सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा गंभीरता से सवाल को समझना है। समझना क्या है, पहले तो सिंपल आप ये सोच लीजिए कि अपन को भी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो ए तो हम निकाल ही सकते हैं ना बच्चा। सिंपल कैनेमेटिकल इक्वेशन लगा दोगे तो ए तो पता पड़ेगा। हाँ, अलग बात है ए रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन नहीं है। ए क्या है, रिटार्डेशन है। तो आप ऐसा करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं इसके ऊपर प्रयास, और जरा सी अगर आपने इस प्रॉब्लम को सोचने में जरा सी लापरवाही अगर करी, कभी सॉल्व नहीं होगा। क्या क्या प्रिकॉशन है ये मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा गंभीर होकर के सुनेंगे। सबसे पहली बात तो मैं सिंपल काइनेमेटिक्स लगाता हूं, इसको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लेता हूं। हाँ ठीक है, ए अपना आएगा, मैं ए पॉजिटिव ही लेकर के चल रहा हूं, तो भी 0 आना है, और u हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस 2 इंटू ए नहीं पता है, पर s तो पता है 5 मीटर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा कि -10a इक्वल टू 100, ये खत्म हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी a का वैल्यू हमें मिल गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यही एक्सीलरेशन, या इसी को आप रिटार्डेशन बोलिए, यही रिटार्डेशन एक्टिव होगा हमारे प्रॉब्लम में, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। अब चलते हैं अपने फ्रिक्शन की थ्योरी में जो सीखी है बात हम लोगों ने, कि इंक्लाइंड रफ इंक्लाइंड प्लेन पर जो मुझे एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक खोजना होता है, वो मैं कैसे खोजता हूँ। इफ थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, देन दिस इज व्हाट थीटा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा, है ना, और ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर हो जाएगा mg sin थीटा, सब पता है हम लोगों को, और इधर हो जाएगा हमारा फिगर होना चाहिए स्मार्ट। मैं इसका पक्षधर हमेशा रहता हूं, डायग्राम पे कोई ऐसी बात ना हो कि मजा नहीं आए। देखें अच्छे से बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी खेती है, खुद से करनी है। ये देखिए mg हुआ, ये देखिए थीटा है, और उस हिसाब से अगर देखें तो ये भी थीटा होगा। सो दिस विल बी mg cos थीटा, दिस इज नॉर्मल, दिस विल बी mg sin थीटा, और इधर लग जाएगा आपका फ्रिक्शन। अगर आपने ए इधर मानना है तो मान लेते हैं, और क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप लिखेंगे क्या, इसीलिए mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यही तो लिखना है। यहाँ से क्या होगा, और mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma। अगर ध्यान से देखें तो a की वैल्यू आ गई हमें हमारे पास, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो थीटा उटा जो मैक्सिमम है वो ऑटोमेटिकली जो फ्रिक्शन के साथ सेटिंग होकर के वो हो चुका है, उससे ज़्यादा उछलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो थीटा आएगा वो हर चीज़ जस्टिफाई कर देगा। हमें अब इसको सॉल्व करना है, हम ए का वैल्यू यहाँ से ला चुके हैं। अगर ये रिटार्डेशन अगर नहीं बल्कि ये है, तो यहाँ देखिए ए का साइन ऑटोमेटिकली नेगेटिव है। इसी को हम टू द पॉइंट यहाँ पुश करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे, खेल यहाँ से शुरू होता है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट तो मेरा रहेगा कि आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ए की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेता हूँ, और यहाँ से अब शुरू करता हूँ कैलकुलेशन, बिकॉज सवाल का खेल अब शुरू होता है। इससे पहले कुछ खास बात हम लोगों ने नहीं सीखी है,
पर अब जो बात होगी वो यादगार है, उस पर ध्यान देना है, वही इस सवाल की असली ताकत है। लिखेंगे 9, क्योंकि हमें निकालना है थीटा का वैल्यू। 9 जी इंटू साइन थीटा माइनस 4/3, ध्यान देंगे म्यू का वैल्यू 4/3 यहाँ देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -10। गलती कर गए, अगर यहाँ माइनस साइन छूटा आपका खेल खत्म है। अगर वो रिटार्डेशन है तो माइनस दीजिएगा ना, क्योंकि ये तो जनरल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है ना, और आपने रिटार्डेशन लाया हुआ है। अब देखा जाए G10 यूज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है आपको कैलकुलेशन, हालांकि प्रॉब्लम में कहा नहीं गया पर उसी से आसान होगा भी। आइए G का वैल्यू 10 लेते हैं और इंटू साइन थीटा -4/3 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -10। इस 10 से देखिए 10 खत्म हो जाएगा, और यहाँ 3 एलसीएम ले लेंगे तो होगा 3 साइन थीटा -4 कॉस थीटा इक्वल टू -3। ये 3 एलसीएम लेकर के उधर जाएंगे, इधर -1 बैठा हुआ है ना, तो -3। आपको करना है क्या, 3 साइन थीटा इसको इधर ले आएंगे तो +3 इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉस थीटा। अब क्या करना, चूंकि लाना तो थीटा है, अब इसमें से देखिए साइन भी है और यहाँ कॉस भी है, इसको एक पैटर्न पे लाते हैं तो होगा साइन थीटा +3 इक्वल टू 4 इंटू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, और अगर ये आया है तो अब क्या करना है, स्क्वायरिंग करते हैं, है ना, स्क्वायर कर देते तो क्या होगा, तो 3 साइन थीटा +3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 और इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ के बाद जब हम आगे बढ़ाएंगे मामला को, देखिए कैसे बढ़ता है, बस मैथमेटिक्स है, और यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है। ये a+b का होल स्क्वायर से इसको तोड़ दें, मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ ही गया है, तो मैं इसको भी इरेज करता हूँ, चूंकि स्पेस की कमी है। तो आप इसको पॉज करके अपना नोट करेंगे, और जो फैक्ट है उसको सामने आने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ से मिलेगा, और ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा और +9 प्लस 18 साइन थीटा इक्वल टू 16 - 16 साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट हट जाएगा तो वही वैल्यू आएगा। सबको ले आते हैं एक साइड, तो अपन को मिलता है 16 और +9 तो 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा और +9 - 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 20, ऐसा करिए ना, इसको एक ही स्टेप में लिख देते हैं ना, -7 इक्वल टू 0। अब देखिए आ गया है साइन थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देखिए सवाल कहाँ से कहाँ लेकर के हम लोगों को जा रहा है, सवाल कहाँ से कहाँ लेकर के जा रहा है, यही है गौर फरमाने का चीज। अब इसीलिए लिखेंगे सीधा, आइए साइन थीटा इक्वल टू -18 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा कितना, b², यानी b का वैल्यू कितना 18 है ना, 324 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4ac, तो 25 इंटू 4 इंटू, यहाँ पे प्लस इसलिए आया कि यहाँ पर -7 है, ये माइनस यहाँ पर इसको प्लस किया है, सो ध्यान दीजिएगा, एंड बटा 2a यानी 25 और इंटू 250 हो जाएगा। ये होगा -18 प्लस माइनस रूट अंडर 1024 आना है। देखिए ये 700 है और ये 324 है, और बटा 50। अब देखिए माइनस आप ले नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस माइनस दोनों है, क्वाड्रेटिक है तो वो तो आना ही आना है, पर हमें चुनना है कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है। थीटा मस्ट बी एक्यूट एंगल, इंक्लिनेशन है, आप सामने से देख रहे हो, एक्यूट एंगल है मतलब पॉजिटिव रहना, ऐसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन यहाँ पे हमको 90 के अंदर आना है, उससे ऊपर जाएगा नहीं। लिखेंगे और
साइन थीटा इक्वल टू, ओनली पॉजिटिव साइन सेलेक्ट करना है तो -18 प्लस 32 आता है उसका स्क्वायर रूट एंड अपॉन 50। सो ये आएगा कितना, कितना आएगा, मुझे लगता है ये कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना, और बटा कितना होगा 50 आएगा। सो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 7/25। अगर थीटा देखें तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स 7/25 और ये लगभग 16 डिग्री बता रहा है, चूंकि बुक में आंसर है आपके। तो इस हिसाब से आप देखें कि अगर सवाल में है ना जरा सी भी लापरवाही आप अगर करेंगे तो कितनी ज्यादा प्रिकॉशन से सवाल ये बनना है। मैं सवाल क्यों बताया हूं आपको, सवाल बताना मेरी बहादुरी का काम नहीं है कि मैं बहुत बहादुर हूं या मुझे ये आता है वो आता तो बहुत कुछ है, पर आपको क्या सीखना है इस प्रॉब्लम से, या आपने क्या सीखा, मैथमेटिक्स का क्या सपोर्ट है प्रॉब्लम के पास, है ना। ये सवाल को देख करके आपको एहसास हो रहा होगा इस तरह के प्रॉब्लम कैसे खोज कर निकालते हैं हम लोग। इसलिए निकालते हैं कि हम लोगों ने लंबा काम किया हुआ, तो हमें पता है कि प्रॉब्लम कैसा बच्चा को शेयर किया जाए ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले भी और प्रॉब्लम का एक अच्छा एहसास हो कि मैंने आज ठीक ठाक चीज़ सीखा है अपने इस एलन एकेडमी 24 के प्लेटफॉर्म पर। एक सवाल और है मेरे पास, आइए उसकी बात करते हैं। आप पॉज करके नोट करिए या आपको जो मर्जी हो वो कीजिए, क्योंकि जिनको पढ़ना है सीखना है उनमें तो दीवानापन रहेगा ही, और जिनको जो है सो रोड पर मस्ती करना है और रिजल्ट भी खोजना है तो भाई साहब जो आज तक कभी इस धरती पर संभव हुआ ही नहीं, आपके लिए कहाँ से हो जाएगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी देश और राज्य में क्या हो रहा है ये आपसे छिपी हुई बात नहीं है, इसीलिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप अगर दौड़ लगा रहे हैं तो लगाते रहिए, आपके पीछे कोई भागने वाला नहीं है, और अंत में समय ऐसा आएगा जब आप अकेले पड़ेंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। एक ऐसा ही सवाल मैं 24 नंबर का, बड़ा ही क्लासिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा समझने की बात है। SCB 24 के इस प्रॉब्लम पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम के क्लासिक्स क्या हैं और किस हिसाब से आपको देखें। प्रॉब्लम बड़ा आराम से सीखने की चीज़ है, और प्रॉब्लम क्या सीखेंगे आप, आपको तो सीखना फिजिक्स है और उसके लिए प्रॉब्लम का डिस्कशन बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप आइए करते हैं। एक प्रॉब्लम में 2 ब्लॉक दिया गया है, ये देखिए कैपिटल M मास का ब्लॉक है एंड इसके ऊपर एक स्मॉल m मास का ब्लॉक रखा गया है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, पर द ग्राउंड इज स्मूथ। यहाँ जो ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड आपका स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को अटैच करते हुए, दोनों ही ब्लॉक को अटैच करते हुए एक स्ट्रिंग है जो लाइट एंड स्मूथ पुल्ली से होकर के पास कर रही है। कहता है कि ऊपर वाले ब्लॉक पर कोई एक्सटर्नल एजेंट एक फोर्स लगाता है F। बस ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम शुरू हो रहा है यहां से। कहता है कि कितना फोर्स वो मिनिमम अप्लाई करे कि यह ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम को डैमेज न हो, ये सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम को, मतलब रेस्ट जो है इसका, वो रेस्ट इसका मेंटेन रहे। देखिए मैं सवाल को आपके लिए पढ़ रहा हूं। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द 2 ब्लॉक्स शोन इन फिगर आपके सामने है, इज म्यू बट द फ्लोर इज स्मूथ। ए में व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए ऑफ द सिस्टम। और तब बी में कहता है कि अगर मैं जितना आपने फर्स्ट पार्ट में
फोर्स अप्लाई किया था इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए, उसका ठीक डबल फोर्स सिस्टम पर लगा दूं तो दोनों ही ब्लॉक कितने एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, ये निकालना है। वो तो पता है कि जो भी वैल्यू आएगा दोनों का सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ये सब कॉमन बात है, ये सब बात हम लोग एनएलएम से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब समझना क्या है यहाँ पर भाई साहब, समझना आपको ये है कि ये फोर्स हम लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, एफ एस अपने लिमिटिंग तक तो आपको जरूर झेल लेगा, क्योंकि आपके फोर्स का एग्जैक्ट पता नहीं है। आप अपना फोर्स लगाइए, स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, पर स्टैटिक फ्रिक्शन का एक जो बाउंड्री लाइन है वहां तक तो झेलेगा ना आपको वो। इसीलिए याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इन लिमिटिंग कंडीशन। एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन हम अप्लाई खूब शौक से करेंगे। अब आइए बात करते हैं, सपोज कीजिए कि जब फोर्स आप लगाते हैं इस डायरेक्शन में तो ये ब्लॉक इधर आना चाहता है। अच्छा, टेंशन की तो बात आपको पता ही है कि ये सिस्टम से दूर के डायरेक्शन में लगता है, दोनों पर सेम लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या सोचते हैं आप, वो इधर काम करेगा, एकदम पक्का करेगा इस ब्लॉक पर, और इस ब्लॉक पर जो है वो इधर काम करेगा। इसकी जब बात करने लगेंगे तो आप बताएंगे। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है। सवाल में डेटा आपको इतना ही अवेलेबल है और कुछ नहीं है, और इतना सफिशिएंट मुझे एफ निकालना है। आइए ए पार्ट पर काम करते हैं पहले, एफ निकालने के लिए सिस्टम का। तो आइए ना इसका डायग्राम बनाते हैं ऊपर वाले सिस्टम का। अगर मैं स्मॉल एम को सिस्टम मानता हूँ, बेशक मानिए, और फटाफट से इसका वीडियो बनाइए, एकदम आराम से समझ में आना है। तो जितना प्रैक्टिस अब हम लोग कर चुके हैं कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में उतनी परेशानी एन हो गया। इधर की तरफ टेंशन टी है और इधर की तरफ फ्रिक्शन आपका एफ एस है, और कुछ नहीं है। सिस्टम में कोई मूवमेंट नहीं है, आपको पता। हाँ, एक फोर्स तो ये एफ एस यहाँ लगा दीजिए, और अप्लाइड फोर्स आपका एफ है। तो क्या करना है, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के, और ये इधर कहाँ से, अरे यार इधर लगेगा ना एफ एस इधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि आप इधर मूव करवाना चाहते हैं, स्टैटिक इधर काम करेगा। आइए, तो एन इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले एम जी लिखेंगे, पहला इक्वेशन। और एफ जो है ना, बराबर होगा किसके, टी के और एस के। एफ इक्वल टू टी प्लस एफ एस, नो डाउट टी और एफ एस के विषय में कुछ नहीं कहना, ये म्यू इंटू एन होगा, और एन चाहे तो आप एम जी भी कह सकते हैं, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन पर वो जाएगा ही जाएगा वो। अब देखिए क्या हो गया, अब तो इसका तो हो गया। अब कैपिटल एम मास का जो ब्लॉक है उस पर आइए बात करते हैं। फॉर द सिस्टम कैपिटल एम क्या होगा, अगर कैपिटल एम के लिए बात करेंगे तो ये देखिए कैसा है मामला, ये देखिए यही है कैपिटल एम आपका, ये सरफेस स्मूथ है, कोई लफड़ा नहीं। अब देखिए कि आपने एक फोर्स तो एम जी बिना किसी संदेह के, ये नॉर्मल जो इसने लगाया, इसने उस पर लगाया था, वो तो उलट के इस पर भी लगेगा ना, तो एक्शन रिएक्शन का मामला तो थोड़े छोड़ देगा आपको। और एक फोर्स जो ये सरफेस लगाएगा वो होगा N1, अलग नॉर्मल होगा, सरफेस अलग तो नॉर्मल कांटेक्ट भी अलग। अब देखिए इधर की तरफ क्या है, आपका स्ट्रिंग का टेंशन है, इधर तो कोई फोर्स नहीं है, नहीं है, इधर भी फोर्स है एफ एस, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है ना। और कौन सा फोर्स इसको बैलेंस करके रखेगा, अब देख लीजिए, यहाँ स्मूथ सरफेस है, पर यहाँ वाले सरफेस के फ्रिक्शन ने इसको काउंटर करके रेस्ट में बनाए रखा। आइए क्या करना है, तो N1 इक्वल टू हो जाएगा N प्लस कैपिटल एम जी। देखिए ना, ये नेट अपवर्ड फोर्स, ये और ये डाउनवर्ड। इक्वेशन नंबर 3 बता दीजिए, और T इक्वल टू एफ एस है, इक्वेशन नंबर 4 बता। इसका कोई यूज नहीं है अपन को। अब हमको निकालना है एफ का वैल्यू, यहाँ से टी पता है, इसमें डाल देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा देखा जाए,
सॉल्व करना कोई भारी बात नहीं है। F इक्वल टू है अपन के पास T प्लस एफ एस, और यहाँ से T इक्वल टू एफ एस आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एस प्लस एफ एस यानी 2fs, और इसीलिए एक लाइन में आंसर है F इक्वल टू 2μmg। दिस इज द आंसर। देखिए ना यहाँ n इक्वल टू एम जी मैंने बताया ना, यहाँ पे n इक्वल टू एम जी लिखा नहीं, यहाँ पे यहाँ क्या होगा, एफ एस का वैल्यू म्यू इंटू एम जी ऑलरेडी है हमारे पास, यही उठा के वहाँ पर रख दिए हमने और हमारे पास। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फोर्स है जो हम लगाए हैं मैक्सिमम हम 2 mg म्यू एम जी तक लगा पाएंगे और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा। लेकिन खतरा तो बढ़ जाता है। केस बी बता रहा है कि अगर मैं अपने फोर्स को 2 टाइम्स कर दूं, यानी जितना मैंने पहले लगाया था उसका मैं दोगुना फोर्स लगाऊंगा, तो भैया यहाँ तो आपका लिमिटिंग कंडीशन था, म्यू इंटू एम जी लाया था, स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग में था ना, अब उसका दुगुना करेंगे तो सिस्टम तो मूव करेगा। तो सवाल भी वही कह रहा है कि सिस्टम जो मूव करेगा तो दोनों ही ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा ये आपको पता करना, ठीक है। पार्ट भी आप बनाएंगे, पार्ट भी बनाएंगे, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है पार्ट बी में। मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, कुछ काम अपने लिए भी आप रखें। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, फ्रेश फिगर बना लेंगे, सब कुछ तो पता ही है क्योंकि ये रिजल्ट हमें आया हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। एफ की वैल्यू हमने लाना है, हमारे पास कितना आया हुआ है, क्योंकि एफ इक्वल टू 2μmg ये ए पार्ट में हमने लाया हुआ है। अब आइए शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो डायग्राम थोड़ा सा फ्रेश करेंगे, इसका जो पार्ट बी है उस पर हम आपको काम करके देते हैं। आप इसको होमवर्क रहेगा, पक्का बनाना आपको है। पार्ट बी देखिए, इसका जो पार्ट बी है उसमें यही कहानी है, देखा जाए। पढ़ने से और मेहनत करने से ही आपका ग्रोथ होगा। जब तक आप देश दुनिया के लेक्चर्स को सिर्फ देखेंगे, उसको महसूस नहीं करेंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे, तो ये एक तरह का फिल्म आप देख रहे हैं। और मेहनत जितना भी कोई करे वो अलग बात है उनको, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप नहीं कर रहे हैं तो मैं सीख रहा हूँ, आप सिर्फ बैठ करके मेला देख रहे हैं, एक सिनेमा देख रहे हैं। वो जो आप खोज रहे हैं कि इतना आसान है सफल हो जाना, तो आज अगर हंसने वाले, अंदर से खुश होने वाले की संख्या है तो उनसे कई गुना ज़्यादा रोने वाले हैं। और ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनको अपनी मस्ती के आगे किसी का एजुकेशन का कद्र करने की आदत नहीं होती है। उसे लगता है कि कोई सामने आकर के ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। अरे भाई साहब, 20-20 साल, 30-30 साल अगर कोई इंसान फिजिक्स के सब्जेक्ट पर मेहनत करता है, वो भी निरंतर और ईमानदारी से, तब कहीं जाकर के वो आपके सामने खड़ा होने में सक्षम हो पाता है। सच्चाई यही है। और ऐसा नहीं है कि 10-5 प्रॉब्लम, 10-5 एक्सरसाइज कोई देख लिया, सीख लिया और वो बोर्ड लेकर के और ये कैमरा वैमरा लेके खड़ा हो गया तो वो भी पकड़ में आ जाते हैं भाई साहब। रियल फिजिक्स की जानकारी, रियल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, रियल फिजिक्स को समझना और बच्चों के सामने उसको आसान भाषा में डिलीवर करना, ये साधारण बात नहीं है। इसीलिए मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, इसको आप अपने दिलो दिमाग पर बैठा करके और मेहनत करिए। आगे रिजल्ट लेना है तो अगर हवाई में बात करनी है तो फिर कोई बात ही नहीं। आइए बात करते हैं। अब आपने F लगाया नहीं, अब आपने F1 लगाया, तो अब जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो फोर्स पहले वाला नहीं रहा। अब सपोज कीजिए आपने F1 फोर्स लगाया, तो अब आप फोर्स लगाए तो सिस्टम में आएगा एक्सीलरेशन, ये इधर आएगा तो ये ब्लॉक इधर जाएगा। और टेंशन सारा चीज वही है। फ्रिक्शन अब स्टैटिक नहीं रह करके काइनेटिक होगा, तो काइनेटिक आपको पता ही है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, तो वो आप लगाते चलिए। अब आप देखिए, मैं ऊपर वाले ब्लॉक का
फोर्स डायग्राम बनाता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगी बात। मैं इक्वेशन लिख करके और सॉल्व करने के लिए आपके लिए छोड़ूंगा, और आप आंसर मिलाने की बात है, आपके पास बुक अगर होगा तो आंसर जरूर मिलेगा, नहीं अगर डायलॉगबाजी होगी तो फिर कोई बात ही नहीं। इधर की तरफ आपने फोर्स F1 लगाना है, और F1 का वैल्यू 4 म्यू mg डिकेलियर है। F1 जो है ना ये 2F के बराबर है, यानी 2 इंटू 2 म्यू mg, स्मॉल m है ध्यान रखिएगा, ये 4 म्यू mg, ये आपके सवाल ने आपको दे दिया है। और इधर की तरफ आपका टेंशन है, इधर की तरफ आप F है। अब स्टैटिक नहीं कहना है, फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। और एक्सीलरेशन आपको पता ही है कि इधर की तरफ मूव कर रहा है ये, तो अब क्या लिखेंगे आप, n इक्वल टू आप mg लिखेंगे, पहला इक्वेशन। और दूसरा क्या लिखेंगे, F1, यहाँ पर लिखेंगे F1 माइनस टी प्लस F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, यही है। और उसके बाद इसका तो काम यहाँ हो गया। अब इसके लिए बात करते हैं फॉर m। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये भी आसानी से हम डायग्राम खींच सकेंगे। यहाँ पर देखिए टेंशन है, यहाँ पर देखिए F है, और इधर आपको नीचे कैपिटल mg है, ऊपर से नॉर्मल n है, और ये नॉर्मल n1 है। पर इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सवाल को। अब आप लिखेंगे n1 इक्वल टू n प्लस कैपिटल mg, इक्वेशन नंबर 3, और ये इधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, तो लिखेंगे t माइनस f इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हो गया। अब अगर ध्यान से देखें तो सवाल 2 मिनट में बन जाएगा। इसको देखिए सॉल्व ही कर लेते हैं। 2 और 4 को देख लीजिए, 2 प्लस 4 कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो 2 है आपका कितना, F1 माइनस टी माइनस एफ इक्वल टू स्मॉल ma, और ये है t माइनस एफ इक्वल टू कैपिटल ma। हमने ऐड करना है, t खत्म हो गया। F1 का वैल्यू मेरे पास F1 माइनस 2F इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू a है। मेरा तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन आंसर अपने आप आ गया, तो मैं क्या करूं। ये कितना होगा, 2 म्यू mg होगा, ये होगा 4 म्यू mg माइनस 2 म्यू mg इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू a। बस, अब कुछ जरूरी नहीं है। हम तो नहीं चाह रहे थे, आपको होमवर्क देना चाह रहे थे, लेकिन मेरा भी मन नहीं मानता है। ये होगा 2 म्यू mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कुछ नहीं, यही आंसर है हमारा। आ गया ना, कहीं से कोई तकलीफ हुई। मैं क्या कहा था कि जब आप सही तरीके से प्रॉब्लम को लीगल वे में लेकर के चलोगे तो आनंद ही आनंद है। अगर आपने छेड़छाड़ किया तो तकलीफ ही तकलीफ। क्लियर। तो बस आज के इस लेक्चर को मैं यही रहने दे रहा हूँ। 2 बड़े प्रॉब्लम हमने सॉल्व करे हैं, एंड दे ऑल आर टेक्निकल। तकनीक है उसमें, मैथमेटिक्स का कमाल है उसमें, तो आप इसको महसूस कीजिए। और लेक्चर को फिजिक्स सीखने के लिए आप पेशेंस के साथ लगातार देखिए, और जहां कोई तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर लाइव लेक्चर अब शुरू होने वाला है तो लाइव लेक्चर में अपनी बात आप जरूर रखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, समाधान मिलेगा, नए नए विचार विमर्श आएंगे, और आप जब जुड़ेंगे ना एकदम एक अलग ही आनंद आएगा। थैंक यू सो मच।